हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो केस है हमारा वो है जॉन्डिस के बारे में। तो आइए हम लोग लेट ना नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस क्या होता है बेसिकली, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड, ठीक से फोटो में दिखाई नहीं दे रहा है कि एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। एडिटिंग ना भी हो तो चलेगा, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द बॉडी। तो जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हम लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, या उसे हम लोग पीलिया भी कहते हैं। और जब लाल रक्त कोशिका टूटने लगता है, जब रेड ब्लड सेल टूटने लगता है तो उसके बाद टूटने के बाद तो ये स्प्लीन में जाता है, जिसको रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद स्प्लीन में जाकर वो क्या करता है कि वो वहाँ पर उसको स्प्लीन में वहाँ पर जूस कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसको जो टूटा हुआ रेड ब्लड सेल है उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल टूटता है तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अगर रेड ब्लड सेल टूटेगा तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण ही हम लोगों को जॉन्डिस होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। हाउ डज जॉन्डिस अकर? द लिवर टेक्स बिलिरुबिन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड and exchange its chemical structure and removes most of it in the form of stool through bile. Bilirubin is a yellow-orange substance found in red blood cells. When the cells die or break, the liver collects and filters the bilirubin released from them. When the liver is unable to this work properly, the amount of bilirubin in the body increase. Jaundice is caused by excess bilirubin due to bilirubin. The skin and eyes of a patient suffering from jaundice appear yellow. पीलिया कैसे होता है? लीवर बिलिरुबिन को रक्त से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में लेता है। तो लीवर में बिलिरुबिन को जो ब्लड सेल टूटा हुआ होता है वो लीवर में चला जाता है। सॉरी, मैंने स्प्लीन बोल दिया था, वो गलती से हो गया था। उसके ये लीवर में जाता है। उसके बाद क्या होता है, और उसकी रासायनिक संरचना को बदलकर इसके अधिकांश भाग को पित्त के माध्यम से मल के रूप में निकाल देता है। और इसके जो टूटे हुए भाग होते हैं ब्लड सेल्स के, इसको स्टूल के थ्रू बाहर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बिलिरुबिन एक पीला नारंगी पदार्थ है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जब ये कोशिकाएं मर जाती है या टूट जाती है तो इनसे निकलने वाली बिलिरुबिन को लीवर एकत्रित कर फिल्टर करता है। लीवर बिलिरुबिन को इकट्ठा करके उसको फिल्टर करता है। उसके बाद जब लीवर यह काम ठीक से नहीं कर पाता है, जब हमारा लीवर शरीर में जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बिलिरुबिन के कारण पीलिया होता है। तो इसी के कारण जब बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, इसी के कारण पीलिया होता है या जॉन्डिस होता है। बिलिरुबिन के कारण ही पीलिया से ग्रसित मरीज की त्वचा और आंखों का रंग पीला दिखता है। जब किसी को जॉन्डिस होता है तो उसका आंखों का रंग और स्किन का रंग पीला कलर का दिखता है। जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न बेबी, मेनी चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। However, there is nothing to worry about. It gets cured on its own after a few days. Many symptoms of jaundice are seen in children like vomiting and diarrhea, fever more than 100 degrees, dark yellow color of urine, yellowing of face and eyes, etc. Jaundice in children mostly occurs due to their liver not being developed. Apart from this, the risk of jaundice is higher in premature babies. नवजात शिशु में पीलिया कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय से ही कई बच्चों में पीलिया होता है। हालांकि इससे घबराने की कोई बात नहीं होती है, यह कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चों में पीलिया के कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उल्टी होना या डायरिया होना, और बुखार 100 डिग्री से ज़्यादा रहता है। उसके बाद पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है। उसके बाद चेहरा और आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। बच्चों में पीलिया अधिकतर उनके लीवर के विकसित न होने के कारण होता है। बच्चों में जब इन्फेंट्स में जब होता है ये पीलिया जब होता है तो लीवर ठीक से बना नहीं होता है। इसके कारण लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है और इसी के कारण बिलिरुबिन बढ़ जाता है और फिर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, या फिर उसे हम जॉन्डिस भी कह सकते हैं, या फिर उसे हम पीलिया भी कह सकते हैं। Who most likely to jaundice? Newborn babies are the highest risk of jaundice. Babies born before 37 weeks or 8.5 months are at higher risk of jaundice because their liver is not fully developed yet. Apart from this, babies who do not get sufficient amount of mother's milk are also at risk of this disease. Apart from all these, babies who have sepsis infection, internal bleeding, liver problems in babies, birth injuries, problems with babies' red blood cells, different blood types like
rheumatoid disease and genetic problems like G6PD deficiency. In such situations, the risk of jaundice is higher. पीलिया रोग किसे हो सकता है? नवजात शिशुओं में पीलिया होने का सबसे अधिक खतरा होता है। इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा खतरा होता है पीलिया होने का। और 37 सप्ताह या 8.5 साढ़े 8 महीने से पहले जन्म शिशु को पीलिया का खतरा अधिक होता है। जो बेसिकली जो नॉर्मल पेशेंट जो बेबीज का जन्म होता है वो 9 महीने में होता है। और अगर किसी का अगर साढ़े 8 महीने में ही जन्म हो गया तो फिर उनका लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, उसका लीवर ठीक से बना नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे शिशु जिन्हें माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और उनमें भी इस बीमारी का खतरा होता है। इन सब के अलावा जिन शिशुओं में सेप्सिस, संक्रमण, अतिरिक्त आंतरिक रक्तस्राव जो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, शिशु में लीवर की समस्या, जन्म के दौरान चोट लगना, शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं में समस्या होना, खून के प्रकार का अलग होना जैसे RH रोग और आनुवंशिक समस्याएं जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है कि G6PD उसके शरीर में कम होता है। इसके कारण इन सब कारणों से बिलिरुबिन होने का, जॉन्डिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, टाइप पीलिया के प्रकार को देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो पहला प्रकार होता है वो प्री हेपेटिक पीलिया होता है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं अत्यधिक मात्रा में टूटती है जिसमें बिलिरुबिन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। इसके कारण लीवर बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाता और शरीर में फैलने लगता है। यह अतिरिक्त बिलिरुबिन पीलिया का कारण बनता है। प्री हेपेटिक जो हमारा पहला जो प्री हेपेटिक जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा टूटती है और उसको बिलिरुबिन उसको लीवर उसको इकट्ठा नहीं कर पाता है। इसी के कारण शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। उसके बाद देख लेते हैं पेटोसेल्युलर जॉन्डिस। इस स्थिति में लीवर की कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण लीवर बिलिरुबिन को पर्याप्त मात्रा में एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है कि लीवर के में जो टिश्यू होते हैं, कोशिका जो होते हैं, उसका नुकसान उसका वो टिश्यू मरने लगता है। इसके कारण बिलिरुबिन को वो ठीक से इकट्ठा नहीं कर पाता है और बिलिरुबिन सिरोसिस हो जाता है और इसको बिलिरुबिन सिरोसिस भी कहते हैं, जो कि पोर्टोसेल्युलर जॉन्डिस भी इसे कहा जाता है। इसके कारण पित्त ट्री के इंट्राहेपेटिक भाग में दबाव पड़ता है जो कोशिकाओं में रुकावट का कारण बनता है। इस रुकावट के कारण लीवर कोशिकाएं स्थिर पड़ जाती है जो हेपेटोसेल्युलर पीलिया का कारण बनती है, या फिर इसे हम लोग बिलिरुबिन सिरोसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। इस स्थिति में पित्त नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनमें एक प्रकार की सूजन आ जाती है जिससे पित्त नलिकाएं ब्लॉक हो जाती है और वहाँ बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगती है। उसके कारण पीलिया जो पोस्ट हेपेटिक पीलिया इसके कारण होता है। तो हम लोग के पास पेशेंट आएगा तो इसमें से कौन सा है ये सिम्टम, ये चीज़ देखकर इसमें देखेंगे। अगर प्री हेपेटिक होगा तो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेगा तो उससे समझ में आएगा हम लोगों को कि इसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। उसके बाद अगर पोर्टोसेल्युलर जॉन्डिस होगा तो उसमें जो लीवर है उसका टिश्यू मरने लगता है, मरने लगेगा, उससे पता चलेगा कि इसको पोर्टोसेल्युलर जॉन्डिस है। अगर पोस्ट हेपेटिक रहेगा तो उसमें पता चलेगा कि पित्त के जो रास्ते हैं उसमें ब्लॉकेज हो गया है और उसमें बिलिरुबिन जमा होने लगा है, बहुत ज़्यादा मात्रा बिलिरुबिन का बढ़ गया है। इसके कारण पीलिया होगा और ऐसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं पीलिया के सिम्टम के बारे में। पीलिया के लक्षण, जॉन्डिस के लक्षण क्या होता है? पीलिया के, जिसे अंग्रेजी में जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त कोशिकाएं बिलिरुबिन की मात्रा अनायास हो जाती है जिससे त्वचा, आंखों और मुंह का पीलापन दिखाई देता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसमें जो यह स्थिति आमतौर पर जांच और समय पर उपचार के बावजूद अधिक गंभीर रूप ले सकती है। अगर इसका जांच सही समय पर नहीं किया जाए और उसका ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। पीलिया के लक्षण विभिन्न हो सकते हैं जैसे कि थकान, फटीग होना, पेट में दर्द होना, स्टमक पेन होना, वजन में गिरावट होना, वेट लॉस होना, उल्टी होना, वोमिटिंग होना और नोजिया होना, बुखार, हाई ग्रेड फीवर होना, भूख की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, कमजोरी, वीकनेस होना, शरीर में खुजली, इचिंग होना, नींद की कमी, अनिद्रा होना और ठंड लगना, गहरे रंग का पेशाब होना या फिर पीले रंग का स्टूल पास होना, जो हम लोग स्टूल पास करते हैं वो भी पीला रंग का हो जाएगा और त्वचा के रंग में भी पीला दिखाई देगा। उसके बाद पीलिया के सिम्टम्स के साथ साथ इसके कारण जानना भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो अधिक बिलिरुबिन की मात्रा के कारण ये समस्याएं विकसित हो सकती है। ये समस्याएं, जितने भी लक्षण हैं, ये सब अधिक जो बिलिरुबिन हमारे शरीर में हो गया है उसके कारण हो जाएगा। ये लक्षण हम लोगों को नजर आएगा। जो अन्य गंभीर बीमारी जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस और पॉलीआर्थाल्जिया जैसे समस्या का कारण बन सकती है। अगर इसका ठीक से समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये और भी
गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं पीलिया के कारण। पीलिया होने के कारण, कौन कारण से पीलिया होता है वो हम लोग देख लेते हैं। हेपेटाइटिस के कारण पीलिया की शिकायत हो सकती है। जैसे कि किसी को अगर हेपेटाइटिस है और उसका इलाज अगर नहीं ठीक समय पर नहीं करवाया जाए तो उसको जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। उसके बाद लीवर की बीमारी में होता है और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ड्रग के इस्तेमाल से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी हो सकता है, जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद लीवर में सूजन के कारण लीवर को ना तो सही तरीके से एक्टिवेट कर पाता है और ना ही शरीर के बाहर निकल पाता है। इस स्थिति में लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे पीलिया हो जाता है। शराब से संबंधित लीवर की बीमारी, अधिक शराब पीने के कारण लीवर का नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जब लीवर डैमेज हो जाता है तो बढ़ने लगता है, तो इसके कारण भी होता है जॉन्डिस। उसके बाद हेमोलाइटिक एनीमिया, इस स्थिति में शरीर में बड़ी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है और पीलिया की स्थिति निर्मित होती है। हेमोलाइटिक एनीमिया अगर बस किसी पेशेंट में रहेगा तो इसमें भी जॉन्डिस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जॉन्डिस हो जाएगा अगर इसका इलाज ठीक समय पर नहीं किया जाएगा तो। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या क्या करवाना है वो हम लोग देख लेते हैं। यूरिन यूरिन फॉर बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, यूरिन टेस्ट करवाएंगे बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट का। उसके बाद एस बिलिरुबिन एवरी वीक हर सप्ताह करवाएंगे। उसके बाद SGOT SGPT अल्कलाइन फोस्फेट जो कि हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, इसको भी करवा सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स का आप टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद HbSAg फॉर हेपेटाइटिस बी देखने के लिए इसका चेक करवा सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस सी भी इसमें दिख जाएगा अगर रहेगा तो HbSAg का अगर टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हम लोगों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इफ जॉन्डिस इज रिकरेंट क्रॉनिक और विथ वेट लॉस, अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड फॉर गॉल ब्लैडर ऑफ इफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज सस्पेक्टेड, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो इसमें अल्ट्रासाउंड करवा के आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है हमारा लास्ट है, उसमें रूटीन हीमोग्लोबिन और WBC का जांच आप करवा सकते हैं। और इसको फैलने से कैसे रोकेंगे, हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, बॉइल्ड वाटर फॉर ऑल एट होम, गर्म पानी पीना है एंड फॉर ऑल लोकेलिटी इफ इट इज़ एन एपिडेमिक, पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस, पेशेंट को बोलेंगे कि आप साफ़ सुथरा रहिए, नहाइए समय डेली रोज़ नहाइए। और उसके बाद फिर यूज डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, और जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा उसको बोलेंगे कि एक ही सिरिंज को आप बार बार यूज मत कीजिए, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद इंजेक्शन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन 10% टू ml/m सिंगल डोज टू कॉन्टैक्ट्स इंजेक्शन। हाई रिस्क हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, अगर हेपेटाइटिस ए रहेगा तो हाई रिस्क का इंजेक्शन देंगे अगर। और फिर जो कि 1440 यूनिट का इंट्रामस्कुलर देंगे। स्टैट डोज तुरंत देंगे 1 मंथ, उस पहले फर्स्ट मंथ में देंगे। उसके बाद फिर अगले 6 महीने के बाद देंगे बूस्टर। उसके बाद ईयर ट्रेवलर एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स चिल्ड्रेन से, उस जो बच्चे हैं उससे अगर जिसको हुआ है उससे दूर रहेंगे तो फिर हम लोगों को जो जॉन्डिस का खतरा है वो होने का कम चांस रहेगा। अब लास्ट आएंगे हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो फिर हम लोग देख लेते हैं जॉन्डिस सस्पेक्टेड, अगर जॉन्डिस हम लोगों को लग रहा है कि जॉन्डिस हो गया है तो उसके बाद फिर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस व्हेन पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सडन वीकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट विथ नोजिया फीवर एंड टेंडर पाल्पेबल लीवर, अगर पेशेंट को अचानक कमजोरी हो रहा है और उसको भूख नहीं लग रहा है और उसको उल्टी जैसा लग रहा है और उसको बुखार है और उसको लीवर में टच करके पेट में जो राइट साइड में लीवर होता है वहाँ पर टच करेंगे तो उसको वहाँ पर पेन होगा। उसके बाद एग्जामिन द स्क्लेरा ऑफ आईज, उसके बाद आंखों को देखेंगे कि इसको पीला कलर का दिखाई दे रहा है या नहीं। उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको बोलेंगे कि आप काम धंधा अगर करता होगा तो उसको बोलेंगे कि अभी कुछ दिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आप काम मत कीजिए, आप बेड रेस्ट कंप्लीट आराम कीजिए। उसके बाद एंजाइम्स आर नॉर 1 बिलिरुबिन टिल एस बिलिरुबिन 1.5 mg/% एंड एंजाइम आर नॉर्मल। डाइट फैट फ्री डाइट, पेशेंट को बोलेंगे कि खाने में ज़्यादा ऑयली पदार्थ मत खाइए, ज़्यादा फैटी जो बाहर का खाना होता है जैसे कि समोसा वगैरह ये सब खाने को मना करेंगे। उसके बाद फिर जो
हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है। अगर उसका उस पेशेंट को अगर वो दवाई चल रहा होगा, हम लोग हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई दवाई चल रहा है क्या? तो अगर वो बोलेगा कि हाँ चल रहा है, तो हम लोग पूछेंगे कि दिखाइए दवाई कौन सा है। तो अगर उसमें हेपेटोटॉक्सिक करने वाला कोई भी दवाई होगा तो उसको फिर तुरंत बंद करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग एस्पिरिन, मिथाइल डोपा, अल्कोहल, नॉन सेडेटिव शुड बी गिवन। जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट का जो दवाई होता है उसको भी नहीं देना है जॉन्डिस के पेशेंट में, और एस्पिरिन भी नहीं देना है, मिथाइल डोपा नहीं देना है, और अल्कोहल उसको लेने अगर लेता है तो उसको मना करेंगे। उसके बाद जो सेडेटिव ड्रग्स होता है जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन से उसको वो भी मना करेंगे अगर वो ले रहा है तो। इफ जॉन्डिस इज डीप, ड्रग ट्रीटमेंट ग्लूकोज ग्लूकागोन डी 50 ग्राम ऑरली डेली। उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकागोन डी 50 ग्राम ऑरली डेली, दिन में एक बार देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग अक्यूट फेज एंड नोजिया एंड वोमिटिंग आर सीवियर। अक्यूट फेज में हम लोग ऑरली देंगे इसको दिन में एक बार, अगर सीवियर केस है तो इसको इंट्रावेनसली ग्लूकोज डी को देंगे, जो कि इंट्रावेनसली हम लोग इन्फ्यूजन करके देंगे। तो 540 ml 10% एक्सट्रोज में मिक्स करके एक एम्पूल मिक्स करेंगे। उसके बाद 10% एक्सट्रोज में उसको मिक्स करके उसको इंट्रावेनसली देंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे 1 एम्पूल रेडोक्सोन IV, जो कि विटामिन C होता है। उसके बाद हम लोग टैबलेट एसेंशियली टैबलेट देंगे उसको 2 टैबलेट TDS करके देंगे। 2 टैबलेट के लिए दिन में 3 बार लेने के लिए बोलेंगे। और ये किस लिए देंगे? फॉस्फोलिपिड्स टू रीजनरेट लिवर सेल्स, जो हमारा लीवर का जो टिश्यू डैमेज हो रहा है उसको रीजनरेट करेगा, उसको रीग्रोथ करने में उसका हेल्प करेगा। उसके बाद फिर हम लोग तीसरे नंबर पर जो दवाई देंगे वो टैब सिलाइबोन 140 mg का दिन में 2 बार देंगे, जिससे हमारा लीवर जो हमारा डैमेज हो गया था वो उसको रीजनरेट करेगा, उसको फिर से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद हम लोग सोरबाइलिन 1 TSP TDS देंगे। सिरप जो सोरबाइलिन नाम से आता है उसको 1 टीस्पून दिन में 3 बार लेने के लिए बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग टैबलेट लिव 52 DS देंगे, 30 दिन के लिए लेने के लिए बोलेंगे। ये आयुर्वेदिक लीवर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 cc IM, जो न्यूरोबियन का इंजेक्शन आता है 2 ml का, उसको इंट्रामस्कुलर देंगे 5 दिन के लिए। देंगे 5 दिन, 5 इंजेक्शन देंगे ऑल्टरनेटिवली, जैसे कि एक दिन छोड़कर एक दिन देंगे। 10 दिन में 5 इंजेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो फिर उसको नहीं देना चाहते हैं तो उसके अलावा हम लोग दे सकते हैं इंजेक्शन नियो हेपाटेक्स, जो कि 2 ml का इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। इसको भी अल्टरनेट डेज देंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन। ये 10 दिनों में 5 इंजेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगर पेशेंट को ईचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो उसको हम लोग उसमें देंगे कैलामाइन लोशन लगाने के लिए देंगे। जो कि हाइड्रोक्सीजिन एंटी हिस्टामिन होता है, इससे इचिंग खुजली बंद होगा। इसको दिन में 3 बार देना है। उसके बाद फिर अवॉइडेड नहीं देना है। इन एक्यूट फेज विथ डीप जॉन्डिस एंड शॉर्ट कोर्स में भी गिवन। अगर हमारा पेशेंट अल्कोहल लेता है उसके कारण हेपेटाइटिस हो गया है और लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग स्टेरॉइड जो कि डेक्सामेथासोन को यूज कर सकते हैं, जो कि 6 आवरली दिन में 4 बार 3 से 4 बार दे सकते हैं। इस शॉर्ट कोर्स में भी गिवन प्रोवाइडेड SAG is negative, example T isodone 5 mg TDS into 3.5 days, 3 to 5 days। इफ क्रोनिक हो गया है, लिवर सर्विसेज हो गया, तो टेबलेट ऐड करेंगे। वीवोलिव 500 mg BD दिन में 2 बार देना है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है मेटाडॉक्सिन, प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव को प्रोटेक्ट करेगा। लेस देन 10 mg परसेंट ए टेबलोरनिट 500 mg TDS दिन में 3 बार देंगे। अगर ये सब दवाई देने के बाद अगर हम शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 10 mg परसेंट से भी कम हो गया है,
तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टैबलेट लॉर्निट 500 mg TDS, जो कि उसके बाद फिर TDS स्टॉप कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू। तो आज के लिए धन्यवाद सभी का। मिलते हैं सो मच एवरीवन।